इंडियन जियोग्राफी के रिवीजन में करने वाले प्राकृतिक वनस्पति और वन संसाधन। परिचय। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से है जो मानव की सहायता के बिना अपने आप वन या प्राकृतिक आवास में उगते हैं, अर्थात बिना पर्यावरणीय या पारिस्थितिक परिवेश में जो कुछ भी प्राकृतिक रूप में उगता है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यह वातावरण के नियामक होते हैं। फिर भारत में जलवायु, मृदा अत्यधिक विविधता होने के कारण उष्णकटिबंधों से लेकर टुंड्रा प्रदेशों तक की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में ना तो धरातलीय स्वरूप समानता है और ना ही जलवायु दशाएं, इसीलिए प्राकृतिक वनस्पति भी पर्याप्त विविधता मिलती है। वनस्पति संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत अत्यंत समृद्ध है। यहाँ पेड़ पौधों की अनुमानतः 45,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 35% प्रजातियां देसी हैं और विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। देश की वनस्पति में न केवल फूलों फलों बड़े वृक्ष हैं, अपितु बिना फल फूल वाले पेड़ भी उपलब्ध हैं, जिसमें फर्न, लेववर्थ और शैवाल, फफूंद आदि शामिल हैं। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। प्राकृतिक वनस्पति विकास में कई कारकों का योगदान है जो वनस्पति के स्वरूप प्रकृति को निर्धारित करते हैं। इन कारकों का वितरण निम्नानुसार है। तापमान प्रभावित करता है। एक पौधे को अपने विकास के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम तापमान पर पौधे नहीं पनप सकते और इसी तरह उच्च तापमान से अधिक जल के ह्रास होने पर भी पौधे मुरझा जाते हैं। तो तापमान की भिन्नता वनस्पति के आकार प्रकार को परिवर्तन का कारण बनती है। अरुणाचल प्रदेश व असम में वनस्पति के में स्वरूपगत भिन्नता को तापमान के संदर्भ में देख सकते हैं। दोनों राज्यों में वर्षा की मात्रा उच्च रहती है, किंतु अरुणाचल प्रदेश में निम्न तापमान रहता है, जिसके कारण वनस्पति का आकार प्रकार असम की वनस्पति से अलग होता है। फिर वर्षा, यह वनस्पति के विकास में महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न पौधों हेतु वर्षा की भिन्न भिन्न मात्रा की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा वाले पौधों में कम वर्षा वाले पौधों से अलग प्रकार की वनस्पति का विकास होता है। मिट्टी के प्रकार की और उसकी गुणवत्ता का भी वनस्पति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारत में बांगर मिट्टी के क्षेत्र को वनस्पति और खादर मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पति में भिन्नता होती है। इसी प्रकार रेतीली मिट्टी में अलग प्रकार की वनस्पति और पहाड़ी मिट्टी में अलग प्रकार की वनस्पति का विकास होता है। फिर धरातलीय स्वरूप भी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा और वनस्पति कई महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। यहाँ ऊंचाई तथा तापमान ने वनस्पति प्रदेश निर्धारित किए हैं। तो ऊंचाई ने और तापमान ने जलवायु और धरातलीय स्वरूप अंतर होने के कारण भी भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। सूर्य के प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु आवश्यक है। अधिक सूर्य प्रकाश प्राप्त करने वाली वनस्पतियां और कम सूर्य प्राप्त करने वाली वनस्पतियों के स्वरूप में अंतर दिखाई देता है। फिर भारत में प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण। भारत में पाए जाने वाले वनस्पतियों को निम्न भागों में बांटकर देखा जा सकता है। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वनस्पतियां उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वार्षिक औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है और वायु में आर्द्रता की मात्रा 70% से अधिक होती है। आर्द्रता 70% से अधिक होती है। यहाँ वर्षा ऋतु सामान्यतः 8 माह तक बनी रहती है। इस प्रकार वनस्पतियां उत्तर में हिमालय और पूर्वी हिमालय, दक्षिण में पश्चिम घाट, नीलगिरी, अन्नामुडी, इलायची की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप में फैली होती हैं। सामान्यतः अधिक वर्षा के कारण
ये वनस्पतियाँ सदैव हरी भरी रहती हैं। वर्षा की मात्रा में कमी होने से यह अर्ध सदाबहार हो जाती हैं। इस क्षेत्र में वनस्पति की विविधता और अत्यधिक सघनता पाई जाती है, तो वनस्पति विविधता और सघनता पाई जाती है, जिससे इसको काटने में कठिनाई होती है। इन वनों में अधिकतर रबड़, महोगनी, एबोनी, लौह काष्ठ और जंगली आम, साल, बांस और बेत लताएं अधिक उगती हैं। प्रायद्वीप भारत में तमिलनाडु, केरल तथा अगुम्बे कर्नाटक में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वनों को शोला वन कहते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियां भारत में अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती हैं। अत्यधिक सघन होने और मिश्रित क्षेत्रों में पाए जाने एवं परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण इन वनस्पतियों का आर्थिक उपयोग बहुत कम होता है। तो सघन पाई जाती है, जिससे काटा नहीं जाती और उपयोग कम होता है। फिर उष्णकटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय, उष्णकटिबंधीय और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति हैं। ये वनस्पतियाँ अधिकतर उन भागों में पाई जाती हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। औसत वार्षिक तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 60 से 80 के बीच होती है। ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव में नमी संरक्षण इन वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में झड़ जाती हैं, इसलिए इसे पतझड़ वन भी कहते हैं। इन वृक्षों में यानी इन वृक्षों की ऊंचाई 20 से 45 मीटर तक होती है। मजबूत वृक्षों के लिए काफी जल मिल जाता है, किंतु वर्षा की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती कि वनस्पतियों की सघनता बहुत अधिक हो। इन वृक्षों के नीचे झाड़ियाँ नहीं पाए जाते, किंतु प्रकाश मिलने से घास और बांस अधिक पैदा होते हैं। इस प्रकार की वनस्पति हिमाचल प्रदेश, असम, हिमालय के बाहरी और निचले ढालों पर मिलती हैं। ये वनस्पतियाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम घाट के पूर्व में लगभग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आर्द्र पठारी भाग और पूर्वी केरल के शुष्क कन्याकुमारी अंतरीप तक मिलती हैं। इन वनस्पतियों में सागवान, साल, बांस, पलास, आंवला, शीशम, सफेद चंदन की लकड़ियां प्राप्त होती है। अपनी मजबूती के कारण यह वनस्पतियां आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होती हैं। अब उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीली वनस्पति, जिन भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है के मध्य होती है और आर्द्रता 50 से 60% और तापमान 20 से 35 रहता है, वहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पतियाँ मिलती हैं। इन वृक्षों में की साधारणतः ऊंचाई 6 से 9 मीटर होती है और यह विशेषता वृक्ष झाड़ियों की अधिकता होती है। जल की कमी सहन करने में सक्षम होते हैं। इन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी, मोटी और भूगर्भ में जल का अवशोषण कर सकें इतनी होती हैं, और वृक्ष मोटी पतली वाले कांटेदार होते हैं। इसके तीव्र वाष्पीकरण से बच सकते हैं और पौधे की पत्तियां बिल्कुल नहीं या बहुत कम होती हैं, किंतु कांटे अधिक होते हैं। सूर्य की तेज किरणें कांटों को नोक द्वारा जल की बहुत ही कम मात्रा उड़ा पाती हैं। इन कांटों के कारण पशु को खाए जाने में से भी बचते हैं। जिन भागों में 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर वर्षा 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ कटीली झाड़ियाँ, खेजड़ा, बबूल, खैर, आंवला, रीठा और कुमाठू, खजूर, बड़े पीपल आदि और दूर दूर तक बिखरे पाए जाते हैं। उत्तर भारत में इस प्रकार की वनस्पति दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। प्रायद्वीप में कुछ शुष्क भागों में जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आंतरिक भागों में मिलती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन वृक्षों की लकड़ी मुख्यतः ईंधन के काम आती हैं, उपयोग इमारती कार्यों में किया जाता है।
इन्हीं वनों से कत्था, गोंद और कैर और संगरी, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, देसी दवाइयां आदि प्राप्त किए जाते हैं। जहाँ घास प्रायः अभाव पाया जाता है और घास का अभाव पाया जाता है। फिर पर्वतीय वनस्पति, ये वनस्पतियां देश के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से इन्हें उत्तर और हिमालयी वनस्पति तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय वनस्पति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो पर्वतीय जो होती हैं पर्वतीय वनस्पतियाँ, ये पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती हैं। हिमालयी वनस्पतियाँ हैं और प्रायद्वीपीय वनस्पति के रूप में वर्गीकृत किया गया है इन्हें। फिर उत्तरी अथवा हिमालयी वनस्पति। हिमालयी वनस्पति, तो ये वनस्पतियां हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढालों में पाई जाती हैं। पूर्वी हिमालय के कर्क रेखा और समुद्र तट से अधिक पास होने के कारण यहाँ वार्षिक वर्षा पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक होती है, यानी जो पूर्वी हिमालय है वहाँ वर्षा अधिक होती है। फलस्वरूप पूर्वी वर्षा वहाँ अधिक होती है, फलस्वरूप पूर्वी हिमालय में इन वनस्पतियों की सघनता अधिक है। हिमालय का पश्चिमी भाग न कर्क रेखा से अधिक उत्तर में है, बल्कि यह महाद्वीपीय जलवायु का भी प्रभाव है। इससे इस भाग में वर्षा की मात्रा कम होती है, तो पश्चिम भाग में वर्षा कम होती है। इसीलिए इन भागों की वनस्पति की पेटी में ऊंचाई और सघनता में अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ ऊंचाई और सघनता में अंतर होता है, देखने मिलता है। वस्तुतः हिमालय क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाई के साथ उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति, तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है और अल्पाइन किस्म की वनस्पति अनुक्रम मिलता है। इसमें चौड़ी एवं शंक्वाकार पत्ती वाले वृक्ष ओक और लारेल और चेस्टनट, चीड़, फॉर, स्प्रूस, देवदार, चिनार, अखरोट आदि की बहुलता है। 3000 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फॉर, जिनूपर, चीड़, बर्च या रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। हिमरेखा के निकट पहुंचने पर इन वृक्षों का विकास रुक जाता है, इनमें गांठें पड़ने लगती हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय वनस्पति। दक्षिणी प्रायद्वीपीय वनस्पति। दक्षिणी या प्रायद्वीपीय वनस्पति, देश के प्रायद्वीप भागों में प्रायद्वीपीय वनस्पति नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों, महाबलेश्वर, पश्चिम घाट के उच्च भागों, सतपुड़ा, मैकाल की पहाड़ियों तक पाए जाते हैं। इन भागों में घास के मैदान, सदाबहार वन तथा झाड़ियाँ उगी हुई मिलती हैं। इन भागों में यूकेलिप्टस वृक्षों का रोपण किया गया है। दक्षिण में नीलगिरी और पालनी की पहाड़ियों में, दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं और पालनी की पहाड़ियों में 1075 से 1525 मीटर ऊंचाई पर आर्द्र वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें कम ऊंचाई पर मिश्रित वनस्पतियां मिलती हैं और सह्याद्री, सतपुड़ा, मैकाल की पहाड़ियों पर भी इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ियों पर 1500 मीटर ऊंचाई पर मिश्रित वनस्पतियां हैं और स्थानीय लोग 16 वन कहते हैं। 16 वन घने होते हैं और इसमें कई प्रकार के अधिपाद या कई फर्ण पाए जाते हैं। तो 16 वन क्या है? यह वनस्पति पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, सैनी, नीलगिरी, कोडरमम, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर 1070 से 1500 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती हैं। यह उष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वनों का एक रूप है। तो उष्णकटिबंधीय जो पर्वतीय सदाबहार वन है उनका एक रूप है। 16 वन है ज्वारीय प्रदेशीय दलदली वनस्पतियां।
तो इस प्रकार की वनस्पति उन भागों में पाई जाती है जहाँ समुद्र तट पर ज्वार भाटा के कारण खारा जल फैला जाता है। यहाँ मिट्टी की दलदली होती है जहाँ मुख्यतः ऐसी वनस्पति पैदा होती हैं जिनकी जड़ें नमकीन जल में डूबी रहती हैं। ये इसमें शाखाएं निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। ये वृक्ष ऊंची व सदा हरे भरे रहते हैं। इसमें हैरो टोरिया, नारियल, ताड़, बेत, बांस और सरप्लॉस, रोज़ोफोरा, सोनेरिटा और सुंदरीवन और फनिक्स आदि किस्म की वनस्पतियां यहाँ पाई जाती है। भारत में यह वनस्पति मुख्यतः पूर्वी तट, गंगा के डेल्टा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में, महानदी कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों के डेल्टा में मिलती हैं। सुंदरबन में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होती है। इसकी लकड़ी नावें बनाने के लिए काम में लाई जाती है। यहाँ के नाविकों की बस्तियाँ भी इन्हीं वृक्षों से बनती हैं। नदियों की वनस्पति, नदी तट की वनस्पति। वर्षा ऋतु में नदी की बाढ़ का जल नदी के दोनों किनारों पर जहाँ फैल जाता है वहाँ वृक्ष उग जाते हैं, और जो वृक्ष नदी तटों के किनारे होते हैं वे अपनी लंबी जड़ों द्वारा भूमिगत जल को खींचकर बड़े ऊंचे सूदड़ बन जाते हैं, किंतु जो वृक्ष नदी तट से दूर होते हैं वहाँ छोटे दुर्बल हो जाते हैं। इन वृक्षों में बबूल, शीशम, जामुन, महुआ, नीम, आम, सहतूत, पीपल, इमली, खैर आदि ऐसे वन पंजाब से लेकर असम तक मिलते हैं। चूँकि नदी तट की भूमि में खेती अधिक की जाती है, तो नदी तट की भूमि खेती अधिक की जाती है, अतः वन कम घने ही होते हैं और इन्हीं से किसान को ईंधन उपलब्ध होता है। अब वन संसाधन के प्रकार। वन संसाधन के प्रकार। वनों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 श्रेणियों के अंतर्गत किया जाता है। संरक्षित वन। जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह वृक्षों की कटाई और पशुओं की चराई बिल्कुल वर्जित होती है। यह वृक्षों से भरा वन होता है जिसका कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं होता। ये अप्रत्यक्ष रूप से वन्य जीवों और प्राकृतिक वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करके वनों को संरक्षण प्रदान करता है। इसका प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ तब प्राप्त होता है जब इन वनों को राष्ट्रीय उद्यान बनाकर पर्यटन स्थल के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है। सुरक्षित वन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। फिर व्यापारिक वन। यहाँ लाइसेंस प्राप्त लोगों को वृक्षों की कटाई और पशुओं की चराई का अधिकार होता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में बहुत कीमती माना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे मलेशिया में उस प्रकार के वन प्रमुख स्थान रखते हैं, क्योंकि यहाँ ऊंचे स्थान पर खेती द्वारा मिट्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। साथ ही कनाडा के ठंडे और जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ऐसे वन होते हैं। फिर नवीन वन। तो इस प्रकार के वनों के अंतर्गत मिट्टी की सुरक्षा कटे हुए क्षेत्रों को फिर से बसाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वन विभिन्न कार्यक्रमों और अनुसंधान के पश्चात बनाया जाता है, जिसे भूमि अपरदन और तापमान आदि पर विशेष ध्यान रखते हुए उनके अनुसार वृक्षारोपण किया जाता है। खाली और बेकार भूमि को साफ कर इस प्रकार के वनों को विकसित किया जाता है, क्योंकि ये अधिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्षों की कटाई पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। अच्छे ढंग से वृक्षारोपण किए जाने के कारण लकड़ी काटने एवं अन्य उत्पादन के उपयोग के लिए किए जाने से पारिस्थितिक तंत्र को खतरा उत्पन्न नहीं हो पाता। फिर वनों का महत्व क्या है? वनों के महत्व है कि किसी देश की आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय विकास में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वनों से होने वाले लाभ अत्यंत विविधतापूर्ण हैं और मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत वनों से हमें ईंधन के लिए पर्याप्त लकड़ी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त साल, सागवान, देवदार आदि के वृक्षों
की लकड़ियाँ, फर्नीचर, कृषि मशीनरी, औजार, मकान तथा रेलवे में उपयोग की दृष्टि से व्यापक आर्थिक महत्व की हैं। अधिकांश उद्योगों जैसे कागज, दिया सिलाई, कत्था, रबड़, कृषि, रेशम आदि के लिए कच्चे माल की प्राप्ति भी वनों से की जाती है। कृषि के लिए व्यापक चारागाह का निर्माण वनों द्वारा ही संभव होता है। वनों को काष्ठ कोयला प्राप्त होता है, जो सस्ता ईंधन होने के साथ ही ऊर्जा शक्ति का सस्ता सुलभ स्रोत भी है। भारतीय वनों में कुछ ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिन्हें फलों, पत्तियों व वृक्ष छाल तथा उनके रसों से अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ तैयार की जाती हैं। वनों से रेशम और लाख भी प्राप्त होती है। इससे वस्त्र और चूड़ी आदि का निर्माण होता है। फिर प्रत्यक्ष लाभों के अलावा वनों से हमें अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है। जलवायु को सम बनाने तथा वातावरण में नमी को बनाए रखने में वन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जलवायु को सम बनाने में और वातावरण में नमी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वर्षा के लिए भी वन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्षा कराने के लिए, वायु को सम बनाए रखने के लिए, वातावरण में नमी के लिए होते हैं। बाढ़ के पानी के बहाव और नदियों की जलधारा पर नियंत्रण वनों द्वारा ही होता है। वनों से निकले ह्यूमस और जीवाश्मों को मिलाने से भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। वनों द्वारा भूमि के अपरदन को नियंत्रित किया जाता है। तो ये वनों के महत्व हैं। फिर कृषि उद्योगों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रमुख कारक वन ही है। वनों के कारण भूमिगत जल स्तर ऊपर आ जाता है, जिससे एक ही ओर जहाँ सिंचाई, पीने के लिए कुआं खोदने की सुविधा होती है, वहीं दूसरी ओर वर्षा जल की भूमि के अंदर आसानी से एकत्र हो जाता है। वनों द्वारा कोयले, पेट्रोल के रूप में ईंधन की प्राप्ति होती है। वनों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ किसी देश काल की सीमा में बंधे नहीं है। वनों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ से स्थान विशेष के लोगों को होता है, परंतु अप्रत्यक्ष लाभ पूरी दुनिया को मिलता है। राष्ट्रीय वन नीति। भारत में वनों का वितरण अत्यधिक असमान, अपर्याप्त है। भारत में समस्त भूमि पर 23% भाग वन आच्छादित है, जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% है। वन आवरण आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा कुछ ऐसे गिने चुने राज्य हैं जहाँ वन वृक्ष राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह राष्ट्रीय औसत से कम या काफी कम है। भारत में सबसे पहले 1894 में वन नीति का निर्माण हुआ, तो 1894 में हुआ था। तो 1992 में, 1988 में इसमें संशोधन किया गया। 1988 में संशोधित वन नीति की संरक्षण विकास पर जोर देती है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में 33% वन क्षेत्रों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अनुसार मैदानी भागों में 20% और पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र। तो मैदानी भागों में 20% वन और पर्वतीय क्षेत्रों में 60% वनों को आच्छादित करने की आवश्यकता है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की वन स्थिति की रिपोर्ट आई। इसमें यह रिपोर्ट वन सर्वेक्षण देहरादून 1981 द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है और FSI पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। तो पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है, 2 वर्ष में जारी की जाती है। जारीकर्ता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। पहली बार 1987 में इसे जारी किया था, तो 1987 में इसे जारी किया गया था। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 13 जनवरी 2022 को 12वीं भारतीय राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की, वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट को जारी करने में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेंट 2 से प्राप्त आंकड़े का उपयोग किया है। तो उपग्रह जो रिसोर्स सेंट है उसका उपयोग किया गया था इस रिपोर्ट को जारी करने में।
तो इसके अनुसार वनावरण और वन क्षेत्र, वनावरण वन क्षेत्र या फॉरेस्ट कवर जो है वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो। यहाँ वृक्ष मतलब क्या हो, जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो वो क्षेत्र और घनत्व, वृक्षों का जो घनत्व है वो 10% से अधिक हो और वनावरण कहलाते हैं। भूमि का स्वामित्व, कानूनी दर्जा सभी इसे प्रभावित नहीं करता। तो भूमि का स्वामित्व है और कानूनी का दर्जा है उसे प्रभावित नहीं करता। ये आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की भूमि अभिलेखित वन में सम्मिलित हो। वृक्षावरण, वृक्षों को आच्छादित क्षेत्र जिसमें अभिलेखित वन से बाहर, यानी जो सरकारी दस्तावेज उनमें लिखित वन से बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड आते हैं। तो वृक्ष आवरण में क्या होता है, 1 हेक्टेयर से कम के भी जो वन है जो बाहर हैं, अभिलेखित वनों से बाहर हैं, वो भी आते हैं। आवरण में सभी प्रकार के वृक्ष आते हैं जिन्हें छितरे हुए वृक्ष भी शामिल हैं। अब है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वृक्ष और वन आवरण। तो इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से है, भौगोलिक प्रतिशत के हिसाब से है। तो अति सघन वन, अति सघन वन कितना है, 99 वर्ग किलोमीटर में है। मध्य सघन वन 3,06,000 किलोमीटर में है, 6,890 पे। खुले वन 3 लाख में है, 3,07,000 में है खुले वन। ये 9% भाग है, 9% भाग है, 3% भाग है। फिर कुल वन आवरण, जितना वन आवरण है तो वन आवरण कुल वन आवरण 7,13,789, 7,13,000 है जो 21% वन आवरण है। फिर वृक्षावरण तो ये 95,700 है और ये 2% है। वृक्षावरण 2% है। कुल वन और वृक्ष यानी कुल वन और वृक्ष 8,09,000 हैं। तो 8,09,000 ये हैं जो 24% हैं। दोनों को वन और वृक्ष को मिला देते हैं तो झाड़ियाँ कितनी हैं, 46,000 हैं, 1% है भारत में। गैर वन क्षेत्र जो बाकी भूमि है 76%, 76.87। तो वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि खुले वनों में देखी गई है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वन वृक्ष की कुल 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वन आवरण है जो वन के आवरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण में 1,540 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य और सर्वाधिक कमी वाले राज्य। तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, तो आंध्र प्रदेश है सर्वाधिक वृद्धि में, तेलंगाना है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक, झारखंड। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक है। सर्वाधिक कमी तो अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र कहाँ, मतलब क्षेत्र बढ़ा है, तो मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर, मतलब वृक्षों का क्षेत्र बढ़ाया गया है। फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र है। फिर इसमें मिजोरम प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कितने प्रतिशत, सर्वाधिक वन प्रतिशत के हिसाब से कहाँ है, तो मिजोरम में 84% है, अरुणाचल प्रदेश में 79 है, मेघालय 76 है, मणिपुर में 74% वन है, नागालैंड में 93% और 33% वन है। तो सर्वाधिक 84% वन मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड आता है। 17 राज्यों के शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। तो 17 राज्यों के शासित जो प्रदेश हैं उनमें 33% क्षेत्र जो है वो वनों से आच्छादित है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं। तो इन वाले जो राज्यों के प्रदेश हैं जैसे, तो इनमें 75% से अधिक वन
से भरे हुए हैं, जबकि 12 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, असम, उड़ीसा वन क्षेत्र 33% है। तो इन वाले राज्यों में लगभग उस राज्य का 33% तक वन है, 75% के बीच है, 33 से 75 के बीच वाले वन है वो। अब वृक्ष हैं, तो देश का कुल वृक्षावरण, देश में वृक्षावरण कितना है, तो 95 वर्ग किलोमीटर, 95 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के भूगोल का मतलब वृक्षावरण का भारत के भूगोल का 2.91% है। जितना भारत का भूगोल है उसमें 2% है वृक्षावरण। सर्वाधिक वृक्ष वाले राज्य कितने हैं, तो सर्वाधिक जहाँ वृक्षावरण सब महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ये उत्तर प्रदेश है। तो वृक्ष वाले आवरण वाले राज्य हैं ये। फिर वनों से बाहर वृक्ष, तो वनों से बाहर वृक्ष, वनों से बाहर वृक्ष का विस्तार, देश में वनों के बाहर वृक्षों का विस्तार 29.29 मिलियन हेक्टेयर है, जो भारत के कुल वन वृक्ष क्षेत्र का 36 है। तो बाहर वाले जो हैं उसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक का स्थान है, फिर लक्षद्वीप, केरल और गोवा का स्थान है। मैंग्रोव वन यानी समुद्र के पास वन क्षेत्र, मैंग्रोव वन कहलाते हैं समुद्र के पास वाले वन। तो इनमें कुल 4992 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है, जो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इसमें मैंग्रोव क्षेत्रों में। तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बांस क्षेत्र, बांस क्षेत्र कौन सा है, तो बांस के वन, बांस क्षेत्र में 15 मिलियन हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल है और मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी है। वनों की आग की स्थिति, 46% वनों से आग लगने का खतरा है इन्हें। पर टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर, शेर संरक्षित क्षेत्रों में वन आवरण, टाइगर रिजर्व जहाँ है, कॉरिडोर है और शेर का संरक्षित क्षेत्र में वन का आवरण कैसा है, तो इसमें है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में टाइगर रिजर्व, गलियारे और शेर संरक्षित क्षेत्रों में वन आवरण के आकलन के संबंध में नया अध्याय शामिल किया गया है। 2011 से 22 के बीच बाघों के वन आवरण में 22.62 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। कुल 53 से 21 टाइगर रिजर्व के वन आवरण वृद्धि है, जबकि 32 टाइगर रिजर्व वन आवरण की कमी हुई है। तो वन आवरण में वृद्धि वाले हैं बक्सा यानी पश्चिम बंगाल का, अन्नामलाई तमिलनाडु में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। तो टाइगर रिजर्व वाले सर्वाधिक वृद्धि वाले क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। फिर वन आवरण में सर्वाधिक कमी वाले कहाँ हैं, दो तेलंगाना, भादरा और सुंदरवन में। भारत में नवीनतम 73वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का था। विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोरो टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र है, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है। कुल कार्बन स्टॉक क्षमता 7.204 मिलियन अनुमानित है कि कार्बन स्टॉक करता है, तो 7.24। 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक 7.94 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो 79 टन की वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक में और 7.24 मिलियन तक है कार्बन स्टॉक। फिर कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। देश में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश में है। इस रिपोर्ट में एक नया अध्याय जोड़ा गया जिसमें जमीन से ऊपर बायोमास का अनुमान किया गया है।
बिट्स पिलानी के गोवा कैंप्स के सहयोग से भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट की मैपिंग पर आधारित एक अध्ययन किया गया है। इसमें वनों के विनाश के क्या कारण हैं? तो वनों विनाश के कारण जनसंख्या की वृद्धि होने से कृषि उत्पादकता बढ़ने की बाध्यता ने कृषि भूमि की मांग को बढ़ा दिया, जिसकी पूर्ति से वनों को काट कर की गई और जो वनों के विनाश का कारण बनी है। तो जनसंख्या वृद्धि हो गई जिससे वन को काटा गया। फिर ब्रिटिश शासनकाल में रेल मार्गों का विकास किए जाने लगा, जिससे स्लीपरों के लिए अंधाधुंध रूप से वनों को काटा गया। जहाज बनाने हेतु घरेलू उद्योग के लिए भी लकड़ी आवश्यकता पूर्ति के लिए वनों का विनाश किया गया। फिर वनों में पशुओं की अनियंत्रित चराई के कारण वन क्षेत्रों का विनाश हुआ। पशु कोमल टहनियों को खाते हैं और वृक्षों की जल ग्रहण करने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा अपने खुले से वृक्षों की जड़ों को हिला देते हैं। अतः भूमि का क्षरण आरंभ होकर कालांतर में वन क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। फिर वृक्षों में अनेक प्रकार के कीड़े और बीमारियां लग जाने से उनका विनाश हुआ है। कभी कभी इन क्षेत्रों में दावाग्नि फैल जाने से क्षेत्र में वृक्षों के वन नष्ट हो जाते हैं और बाढ़ के कारण भी वृक्ष नष्ट हो गए। आदिवासियों द्वारा झूमिंग प्रणाली द्वारा खेती की जाने से वनों को तेजी से विनाश हुआ है। फिर सरकारी नियमों की आड़, सत्ता का दुरुपयोग और लकड़ी की बढ़ती मांग, उच्च वर्गीय शिकार के प्रति बढ़ता रुझान, फिर राजमार्गों का निर्माण, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन और औद्योगिक विकास आदि के कारण वन नष्ट हो गए हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में ईंधन खपत का 47% भाग वनों से प्राप्त होता है। इन वृक्षों में ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता ने वनों के विनाश में योगदान दिया। फिर इमारती और फर्नीचर लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु साल, शीशम, सागवान, अबनूस आदि वृक्षों काफी अधिक कटाई की गई है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक में काष्ठ शिल्प उद्योगों के लिए वनों की कटाई आदि के कारण बने हैं। नवीकरणीय निर्वनीकरण तीव्र हुआ है। फिर परिवहन मार्गों के विकास, निर्माण, खनिज खुदाई, विशाल बांधों का निर्माण जैसे विकास कार्यों के कारण भी वनों का विनाश हुआ है। तो वनों के विनाश में हानि, तो वनों के विनाश से हानि क्या है? वन देश की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय सघन भूमि का उपजाऊपन आदि बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनके कट जाने से अनेक सामाजिक सांस्कृतिक दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे वनों का देश की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हिमालय प्रदेश में शिवालिक पर्वतमाला के ढालों पर उगे हुए वनों को नष्ट कर दिए जाने से वहाँ की जलवायु शुष्क हो गई है और भूमि अनउपजाऊ बनी रह जा रही है। वनों के कट जाने से वृक्षों की कमी आ जाती है और भूमि का जल अधिक मात्रा में बह जाता है और वर्षा वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो विनाश की ये सारी वनों के विनाश से हानियाँ थी। और भी है इसमें, पर्वतीय ढालों के वन कट जाने से नदियों का प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे मिट्टी क्षरण अधिक होने लगता है और बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। साथ ही भूमिगत जल का स्तर भी गिर जाता है। फिर वनों की कमी से ग्रामीण ईंधन की लकड़ी कम मिलती है और विनाश से गोबर रूपी खाद के उपले बनाकर जलाना पड़ता है, जिससे खेतों में उचित मात्रा में खाद्यान्न न मिलने से उत्पादन क्षमता घट जाती है। वनों के कटने से पशुओं की चराई में कमी पड़ जाती है और दुधारू पशु निर्बल होकर कम दूध देने लगते हैं। वनों के कट जाने से वनों पर निर्भर उद्योग धंधे, कच्चे माल का अभाव हो जाता है तथा आवश्यक जड़ी बूटियों, पशु पक्षी, नैसर्गिक जैविक
जैव जगत का नुकसान होता है। अब संसाधनों के संरक्षण के उपाय। हमें वन राष्ट्रीय संपत्ति, इसका चक्र संसाधनों की भांति निरंतर विकास संरक्षण दोनों ही आवश्यक है। वनों के संरक्षण के लिए भारत में क्षेत्रवार एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं से किए जा रहे हैं। यहाँ पर वनों के विकास तथा संवर्धन हेतु विशेष उपाय सुझाव दिए गए हैं। देश के सभी भागों में राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। नवीन अभयारण्यों के निरंतर विकास को राष्ट्रीय नीति का अंग बनाया जाए, यानी अभयारण्यों का विकास किया जाए निरंतर। देश के सभी भागों में जलवायु एवं भू व्यवस्था धरातल स्वरूप के अनुसार निर्धारित वनस्पति तंत्र, विशेष क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र और नम पट्टियों का विकास किया जाए। फिर राष्ट्रीय वन मंडल, राष्ट्रीय वन अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वन मंडल व राष्ट्रीय वन अनुसंधान परिषद, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय मिलकर वन विकास पर आधारित योजना बनाई जाए और राष्ट्रीय राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में बंजर पहाड़ी एवं बेकार पड़े भू कटाव से ग्रसित क्षेत्रों में वृक्षों का तेजी से विकास किया जाना चाहिए। नव विकसित बृहद सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में पहले 40 से 50% अल्प विकसित एवं गैर कृषि भूमि पर व्यावसायिक उपयोगी अथवा फलदार वृक्षों के उद्यान अभयारण्य के विकास की राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। देश के पहाड़ी उजाड़ क्षेत्र, पूर्व में नष्ट किए गए वन क्षेत्रों, बंजर और वन रहित पहाड़ी भागों में विशिष्ट जल संरक्षण प्रणाली के आधार पर बड़े पैमाने पर वन लगाए जाएं। वह आरक्षित घने और अन्य वृक्ष क्षेत्रों से जितने वृक्षों से वृक्ष काटे जाएं, उसमें 25% से अधिक क्षेत्रों में सघन वन लगाए जाएं। इसी भांति बांध, रेल व सड़क मार्ग, नगरीय कृषि भूमि आदि के विकास के साथ नवीन वृक्ष वनों को क्षेत्रों का नहरी कमांड क्षेत्र और नहरों के निकट वनों की चौड़ी पट्टी का विकास किया जाए और पुनर्स्थापन किया जाए। वनों की कटाई, घास चराई, अन्य प्रकार के वृक्षों हानिकारक नियंत्रण किया जाए। प्लास्टिक, फाइबर, स्टील का उपयोग किया जाना चाहिए लकड़ी के स्थानांतरण के रूप में। और फिर बायोगैस, सोलर कुकर, विद्युत और चूल्हे या बुरादे का ईंधन, नगरीय विस्फोट से बना ईंधन एलपीजी उत्पाद ईंधन के रूप में उपयोग करें। प्राथमिक शिक्षा से ही वनों के मध्य संरक्षण और उसके प्रति प्रत्येक नगरीय कर्तव्य, जागरूकता, प्रशासन के उपेक्षा, विरोध जैसी सभी तथ्यों को ज्ञान आवश्यकता के रूप में दिया जाना चाहिए। अब राष्ट्रीय वन आयोग बनाया गया है। राष्ट्रीय वन आयोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2002 को हुई बैठक में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की घोषणा की गई। घोषणा कि देश के सभी संगठनों और मान्यता प्राप्त संस्थानों के पुनर्गठन, सुधार, सुदृढ़ीकरण के मामले को देखने के लिए एक राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। तदनुसार देश में समूचे वन क्षेत्र और मान्यता प्राप्त संस्थानों के पुनर्गठन, सुधार, सुदृढ़ीकरण के मामले देखने के लिए भारत में पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री V.N. कृपाल की अध्यक्षता में 7 जनवरी 2003 में संकल्पना के तहत राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना की गई, तो 2003 में की गई। और निम्न विषय इसमें आए, जैसे मौजूदा नीति, कानूनी ढांचे तथा उसके प्रभावों की परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सही ढंग से समीक्षा और मूल्यांकन करना।
फिर जन समुदाय की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर, राज्य स्तर पर वन प्रशासन और वानिकी संस्थाओं की ताज़ा स्थिति की जांच करना, ऐसी सिफारिशें देना जिसमें सतत वन और वन्यजीव प्रबंधन परिस्थितियों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट नीति विकल्प झलकते हों। उपयुक्त नीतिगत विकल्पों को हासिल करने में सहायता के लिए वन प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अर्थोपायों का सुझाव देना। आदिवासियों सहित वानिकी प्रबंधन स्थानीय समुदायों के बीच समर्थक साझेदारी, अंतरफलक आदि स्थिति स्थापित करना। राष्ट्रीय वन आयोग जो है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह शीघ्र ही सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तरह सामाजिक वानिकी नीति तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम 1976 में चलाया गया था। वन रोपण को जन आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करना, इस नीति का लक्ष्य गैर सरकारी संगठनों पर भी सहयोग देना रहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वन क्षेत्र का विकास, ईंधन पर चारे की आपूर्ति, उद्योगों के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराना, वन रोपण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सामाजिक वानिकी के प्रमुख 3 तत्व हैं। अब कृषि वानिकी किसानों को मुफ्त बीज, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मुफ्त बीज, छोटे पौधे देकर अपने खेतों में वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाए। फिर ग्रामीण और सामुदायिक वानिकी, गांव के सामूहिक उपयोग वाली सार्वजनिक भूमि पर जन समूहों द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है और सामाजिक वानिकी स्वयं नियोजित कार्यक्रम है। फिर शहरी तथा सार्वजनिक वानिकी, सड़कों, नगरों, ट्रैक्टरों और अन्य सार्वजनिक भूमियों पर वन विभाग द्वारा तेजी से बढ़ने वाले पौधों को लगाया जाना। तो जो सार्वजनिक भूमि है वहाँ विभागों द्वारा तेजी से वहाँ पौधे लगाए जाएं। फिर कनाडा, स्वीडन के तकनीकी सहयोग से चलाया जाने वाला यह कार्यक्रम केंद्र नियोजित है। तो कनाडा से और स्विट्जरलैंड के सहयोग से चलाया जा रहा है, केंद्र नियोजित कार्यक्रम है। इसे वित्तीय सहयोग विश्व बैंक से मिला है। वर्तमान समय में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे अधिक सफलता कृषि वानिकी ही मिल सकती है। सामाजिक वानिकी के अधिक सफल नहीं होने का कारण जन सहभागिता या जन सूचना का अभाव है। फिर यूकेलिप्टस जैसे पारिस्थितिक आतंकवादी पौधों का चयन भी इस कार्यक्रम की असफलता का कारण है, क्योंकि इससे अन्य पौधों का विकास रुक जाता है। अभी भी जन सहभागीदारी बढ़ाने और भूमिहीन जनजातियों को शामिल करने तथा पर्यावरण संरक्षण, मृदा संवर्धन, जल संरक्षण के लिए इस दिशा में काफी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अब है आर्द्र भूमि, जलग्रस्त भूमि जैसे दलदली पानी वाले क्षेत्र जहाँ साल भर साल के एक ही हिस्से में प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से शांत बहता हुआ मीठा या खारा पानी वाला ऐसा जल मतलब आर्द्र भूमि क्या है, तो जलग्रस्त भूमि है। दलदली पानी वाले क्षेत्र होते हैं जो साल भर या साल के अधिकतम हिस्से में वहाँ पानी भरा रहता है, और कृत्रिम रूप से होते हैं या शांत हुए हैं, और मीठा या खारा पानी ऐसा जल जमाव क्षेत्र होता है जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती, तो 6 मीटर तक गहरा होता है। अधिकांश जलग्रस्त भूमि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, गोदावरी बड़ी नदियों से जुड़ी रहती हैं। जलग्रस्त भूमि की विशेषताएं होती हैं, तो इनमें क्या होता है, कीटों पौधों की कई दुर्लभ प्रजातियां निवास करती हैं। पारिस्थितिक व्यवस्था बनाए रखने और पोषण तत्वों का पुनर्निर्माण करने, जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करने के लिए प्रकृति का गुर्दा है ये आर्द्र वन, आर्द्र भूमि, रामसर साइड बोलते हैं इन्हें। फिर ये अवसादों को रोककर नदी में गाद के जमाव को कम करती हैं। यह बाढ़ के प्रभाव को कम करती हैं व मिट्टियों के कटाव को रोकती हैं। उन मिट्टियों के कटाव को रोकती हैं ये भूमि।
और 1971 ईस्वी में जलग्रस्त भूमि के संरक्षण के लिए बहुउद्देशीय समझौता हुआ था। 1971 में इसे रामसर सम्मेलन ईरान के नाम से जाना जाता है। भारत में 1982 में ईस्वी में शामिल हुआ। भारत इसमें जो रामसर स्थल सम्मेलन है 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ और पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा इसे संरक्षण हेतु 1987 में राष्ट्रीय आर्द्र या दलदली भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया। तो भारत में 1987 में कार्यक्रम चलाया और 82 में भारत जुड़ा। इस कार्यक्रम के अंदर 24 राज्यों के कुल 103 आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए चुना गया था। तो 24 राज्य थे, 103 आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए चुना गया था तथा 42 जलग्रस्त भूमि की प्रबंधन वाली योजनाएं अनुमोदित हो गई थी। इसमें बहुत सारे स्थल चुने गए थे, जैसे कोलेरू आंध्र प्रदेश, वूलर जम्मू कश्मीर, चिल्का झील उड़ीसा, लोकटक मणिपुर में, भोज मध्य प्रदेश में, सांभर पिछौला राजस्थान में, फिर अष्टमुंडी केरल में, फिर हरिके कलांजी पंजाब में, उज्जैनी महाराष्ट्र में, रेणुका हिमाचल प्रदेश, कांवर बिहार में, नल सरोवर गुजरात में और सुखना चंडीगढ़ प्रमुख आर्द्र भूमियाँ हैं। तो यहाँ बहुत सारी आर्द्र भूमियाँ इस तरह से जोड़ी गई और आगे भी इसमें अभी तक इनकी संख्या आर्द्र भूमियों की बढ़ती रही है। तो आर्द्र भूमि रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा उपग्रह चित्रण तकनीक की सहायता से देश में आर्द्र क्षेत्रों या नमी वाले क्षेत्रों का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया है। इसमें प्रमुख बातें हैं कि यह ब्यौरा इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। इसमें परिस्थिति की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंधाधुंध विकास के कारण खतरे में पड़े क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। यह ब्यौरा केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि तालिका का आकलन परियोजना के तहत किया गया है। भारत के आर्द्र क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 15.26 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित है कि भारत में आर्द्र क्षेत्र कितने, तो 15.26 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है। नदियों को छोड़कर आर्द्र क्षेत्र 1 करोड़ हेक्टेयर में है। नदियों द्वारा आच्छादित कुल क्षेत्र 5.26 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल आर्द्र क्षेत्र का 34.46% है। फिर इसके अलावा ज्वारीय दलदली जमीन, पोखरों और तालाबों, मैंग्रोव में मूंगों आदि का है। राज्य का क्रम लक्षद्वीप में सबसे अधिक आर्द्र भूमियाँ हैं। फिर ये रिपोर्ट पुरानी हो गई और इसकी जगह अब अंडमान निकोबार गुजरात स्थान है, मिजोरम में सबसे कम है। तो आर्द्र भूमियों का स्थान ये बदलती रहती है, वो हमेशा जो जुड़ती रहती है। आज 95-96 से ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ हैं भारत में। अब है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव ये उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों, समुद्र तटवर्ती पश्च जलों, मुहानोच्छारी दलदली मैदान की विशिष्ट परिस्थिति वाले क्षार सहित वानिकी क्षेत्र हैं। ये बड़ी संख्या में पौधों और जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियों के संग्रहण क्षेत्र हैं जिसमें क्षार सहन करने की अत्यधिक क्षमता होती है। ये समुद्री जल की उर्वरकता बढ़ाने में मृदा अपरदन रोकते हैं। यही समुद्र जल की उर्वरकता बढ़ाते हैं और मृदा अपरदन रोकते हैं। ये समुद्री तूफानों की तीव्रता कम करते हैं। समुद्री सूक्ष्म जीवों के लिए नर्सरी का काम करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण वन नीति 2006 कच्छ में मैंग्रोव वनस्पति और प्रवाल वनस्पतियों को, प्रवाल वनस्पति हैं और मैंग्रोव वनस्पति हैं, तो 2006 की जो नीति है उसमें महत्वपूर्ण तटीय पर्यावरण संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें समुद्री जीवन प्रजातियों को आश्रय मिलता है, तीव्र मौसम बदलाव से सुरक्षा मिलती है, साथ ही ये सतत पर्यटन के संसाधन का आधार है।
फिर पर्यावरण मंत्रालय ने 1987 से इसके संरक्षण हेतु कार्यक्रम चला रहे हैं। और मंत्रालय ने उड़ीसा में राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केंद्र स्थापित किए हैं। मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण और प्रबंधन योजना में 38 मैंग्रोव वनस्पतियों की पहचान हुई है। तो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण केंद्र हैं, उसमें 38 वनस्पति केंद्रों की पहचान हुई है। फिर उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा में, गोदावरी डेल्टा में, कृष्णा के मुहाने आंध्र प्रदेश में, महानदी डेल्टा उड़ीसा में इन्हें और रामानंद कोजुवेली तमिलनाडु में, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, रत्नागिरी में, वेम्बनाड केरल में प्रमुख रूप से 2 कच्छ वनस्पतियां भारत में लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से एक है तमिलनाडु के पिच्चावरम में पाई जाने वाली, जैसे राइजोफोरा अन्नामलाई दूसरी है। उड़ीसा के भीतरकनिका में पाई जाने वाली हेरिटोरिया और कॉर्निस्का यूनेस्को द्वारा जीव मंडल द्वारा आरक्षित है। तो उन यूनेस्को ने भी इसे संरक्षण दिया है। फिर सुंदरवन को शामिल किया गया है इसमें, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को शामिल किया है। देश का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति तटीय जैव विविधता अनुसंधान संस्थान बंगाल के सुंदरवन प्रस्तावित है। फिर मॉन्टेस्क्यू रिकॉर्ड, तो ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड वैसे आर्द्र भूमि को दिया जाता है जो रामसर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हों। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं जो, उन्हें दिया जाता है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। जिनका वातावरणीय या पारिस्थितिक परिवर्तन हो चुका है या हो रहा है या भविष्य में होने की संभावना है। इनका पारिस्थितिक परिवर्तन जो है हो चुका है या होने वाला है। भारत में इस प्रकार की भूमि को लोकटक झील यानी मणिपुर है। इसे आर्द्र भूमि राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है राजस्थान, और मणिपुर की लोकटक झील आर्द्र भूमि आदि हैं। फिर जीन पुल केंद्र, तो वर्तमान में जैव विविधता ह्रास के कारण विश्व में जीन पुल केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे समाप्त हो रही जैव विविधता को संरक्षण दिया जा सके। और जैव विविधता के संरक्षण वर्तमान समय में 2 भागों में किया जा रहा है। प्रथम, स्थानों के अंतर्गत जैव प्रजातियों को उनके मूल आवास में संरक्षित करने का प्रयास किया है। दूसरे, पर स्थाने के तहत प्रजातियों के जीवों के डीएनए को किसी विशेष स्थान पर संग्रहित कर सुरक्षित रखते हैं, जिससे भविष्य में यदि प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं तो इनका प्रयोग पुनः जैव विविधता को बढ़ाया जा सके। इस तरह से जीन पुल केंद्र बनाए जा रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना 1996 में नई दिल्ली में की गई थी। हैदराबाद में क्रिसेंट, चेन्नई में जीन बैंक, लखनऊ में डीएनए बैंक की स्थापना की गई है। हाल ही में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड द्वीप एक अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना है, जहां विश्व की तमाम जैवों, पेड़ पौधों आदि जीन को संरक्षण रखा जाएगा। फिर वन्य जीव, भारत की पारिस्थितिक व भौगोलिक दशाएं अत्यंत विविधतापूर्ण हैं। इसकी विविधता के कारण यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। संपूर्ण विश्व में कुल जीव जंतुओं में 15 लाख ज्ञात प्रजातियों में से 75,000 प्रजातियां भारत में मिलती हैं। तो वन्य जीवों में 15 लाख जो प्रजातियां हैं उनमें से 75,000 भारत में मिलती हैं। अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण एशियाई जैसे तंत्रों के संगम पर अवस्थित होने के कारण भारत में इसे जैविक तंत्र विचित्र प्राणी भी पाए जाते हैं, जैसे लकड़ बग्घाल, चिकारा अफ्रीकी मूल के हैं। फिर भेड़िया,
हुंगलू जंगली बकरी यूरोपीय मूल के हैं। इस प्रकार दक्षिण पूर्वी एशियाई जैव तंत्र के जानवर हाथी, हूलक, गिब्बन प्रमुख प्राणी हैं जो भारतीय वन्यजीव को अत्यंत समृद्ध बनाते हैं। फिर वन्य जीव संरक्षण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के भारतीय संविधान में प्राकृतिक वन्य जीवों के संरक्षण स्पष्ट उपबंध किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मूल कर्तव्य के अध्याय में वन्य जीवों की सुरक्षा का स्पष्ट उल्लेख है। फिर अनुच्छेद 48 में उपबंध है कि राज्य पर्यावरण को सुधारने के लिए देश के वन और वन्य प्राणियों को बचाने का प्रयत्न करे। अनुच्छेद 51(1) में उल्लेखित भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक अवशिष्ट या वन, झील, नदियों, वन्य प्राणियों की रक्षा करे और जीवों के प्रति दया भाव रखे। तो समन्वित वन सुरक्षा योजना, समन्वित वन सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2 योजनाओं को शामिल किया गया। पहली मूलभूत विकास, इसके अंतर्गत एक सर्वेक्षण की कार्य योजना और सीमांकन, तो इसमें सर्वेक्षण की कार्य योजना बनाना और सीमांकन करना। दूसरा वन सुरक्षा के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास। दूसरी जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन। यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होती है। संरक्षण परियोजनाएं, तो राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना वन जीवन संरक्षण के लिए कार्य नीति की और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। पहली वन्य जीव कार्य योजना 1983 में संशोधित करके अब नई वन्य जीव कार्य योजना 2002 और 16 में स्वीकार की गई है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वन्य जीव जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते। वन्य जीव संरक्षण की अनेक योजनाओं के कार्यक्रम की निगरानी और निर्देशन करने वाले शीर्ष सलाहकार निकाय है, तो निगरानी करता है, निर्देश देता है। अधिनियम 1972 में सभी राज्यों में लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम में वन्य जीव संरक्षण और लुप्त हुई सही प्रजातियों के संरक्षण के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर इस अधिनियम के तहत रोक लगा दी गई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा अन्य कानूनों की समीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। जंगल की लुप्त होती जा रही जैव प्रणाली व वनस्पतियों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आयोजित सम्मेलन में हुए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय वनस्पतियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोजित सम्मेलन था, भारत हस्ताक्षर है। उसमें लुप्त होती जा रही प्रजातियों, उनके उत्पादों के आयात निर्यात, कठोर नियंत्रण आदेश आदि समझौते के अंतर्गत इसमें लाए गए हैं।